नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड अधिकारियों और बहादुर जवानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए ये सैनिक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी की गई हैं जो सैनिकों का मनोबल भी और बढ़ाएंगी। अरपोरा में आग लगने पर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों को यहां पर श्रद्धांजलि भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चार धाम यात्रा को, कुंभ, कांवड़ और अन्य आयोजन, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़े, उनका मनोबल ऊंचा रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा आगे भी। सीएम साहब, कल गोवा में भी जिस तरीके से हादसा हुआ, आपने भी फोन पर बात करी, उत्तराखंड के भी इसमें कुछ निवासी हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे हादसे को? बहुत दुखद हादसा हुआ है और उसमें जो उत्तराखंड के हमारे पारिवारिक जन, जिनके बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं उनको। तो देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारत के प्रथम चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उन्हें उत्तराखंड और देश का गौरव बताया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, सैनिकों और आम नागरिकों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। गौरतलब है कि 8 दिसंबर 2021 को एक दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। आज जनरल बिपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको अपनी भावभीन श्रद्धांजलि देता हूं, उनका स्मरण करता हूं और उनके साथ जो लोग, जो अन्य अधिकारीगण, उनकी धर्मपत्नी, सभी उस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनके द्वारा निश्चित रूप से जो काम भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, सेना को जो शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रकार का काम उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया, उससे भारत की सेना न केवल मजबूत हुई, हर एक हमारे सैनिक का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। सेना को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में भी उनका योगदान था। और देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड से उनका ये जन्म स्थान था, उनका बहुत लगाव था। कि आज भारत माता के अमर सपूत जिन्होंने कहा था कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ और हमला करें, हमारी सेनाएं उनसे लड़ने में सक्षम हैं। तो भारत के गौरव, जिनका उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड के लिए विशेष लगाव था और देश के पहले सिटीजन बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ, आज उनको नमन करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए।
और मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध थे। उन्हीं की स्मृति में इस स्मारक का निर्माण मैंने करवाया था। खबर मसूरी से है, जहां देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वीर भूमि उत्तराखंड के सपूत जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर विशेष श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। पौड़ी गढ़वाल विकास समिति द्वारा शहीद स्मारक पर हवन और श्रद्धांजलि समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा परिसर गूंज उठा। समिति के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने जनरल रावत के बलिदान और योगदान को भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय बताया है। कार्यक्रम में 2021 के हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैनिक अधिकारियों की शहादत को याद भी किया गया। देश का ही गौरव नहीं, वो हमारे पूरे उत्तराखंड का गौरव भी रहे हमेशा। और ये हमारे लिए फख्र का विषय रहा है कि देश के तीनों सेना के प्रमुख, प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ हमारे विपिन रावत जी हमारे उत्तराखंड से ही संबंधित थे। और हमारा संस्था पौड़ी गढ़वाल विकास समिति, अलकनंदा मंदाकिनी समिति द्वारा विगत कई वर्षों से उनकी पुण्यतिथि के दिन यहाँ पर एक हवन कीर्तन किया जाता है, जिसमें उनकी पुण्य आत्मा को शांति की भगवान से प्रार्थना की जाती है। और साथ ही ये कार्यक्रम इसलिए भी किया जाता है कि जो हमारे देश की सेना है, देश के हमारे जो जितने भी बलिदानी हैं, अगर हम उनको समय समय पर याद करते रहेंगे तो हमारे मसूरी के जो युवा हैं, आजकल युवा अलग अलग मतों में बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में उनका ध्यान जा रहा है। अगर ऐसे कार्यक्रम होंगे तो उनका देश के प्रति और सेना के प्रति झुकाव बढ़ेगा और उस झुकाव का हमारे देश को सर्वप्रथम बनाने में मदद मिलेगी। यही हमारा कारण है कि उनको याद भी कर सकें और उनके किए हुए कार्यों को और उनके पदचिन्हों पे चलने के लिए हम लोग भी अग्रसर रहें, यही हमारा इसमें असली मकसद रहता है। शहीद जनरल बिपिन रावत जी को याद किया जाना समस्त भारत और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। और मसूरी में पौड़ी विकास समिति द्वारा जो है ये कार्यक्रम हर साल किया जाता है। जब से उनकी देश के लिए शहादत हुई, तो हम आज के दिन उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके शहादत दिवस को जो है पूरे देश में मनाया जाए। और साथ ही साथ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो उनका योगदान रहा, उसको देखते हुए और उत्तराखंड के एक पुत्र होने के नाते, इस जमी से जुड़े होने के नाते हमें उनकी शहादत का, उस दुर्घटना का बड़ा दुख है। और इस मंच के माध्यम से हमने पहले भी कहा है कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार उनकी जो मृत्यु हुई उसकी जांच करे कि वो किस कारण से, एक प्रथम CDS की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर जांच आई नहीं कि क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से ऐसा हुआ। तो हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए और जो उनका शहादत दिवस है उसको याद किया जाना चाहिए, उसको मनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रथम CDS थे और उनका इस देश की सेवा में अपूर्ण मतलब अतुलनीय योगदान रहा, उसके लिए उनको याद किया। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अड़क सिंह रावत द्वारा सिख समुदाय को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी में बड़ा राजनीतिक विवाद अब खड़ा कर दिया है। उनके बयान के बाद सिख समुदाय में गहरा रोष है। वहीं भाजपा भी इस मुद्दे पर हमलावर हो गई है। हल्द्वानी पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग की पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और भाजपा नेता मजहर नईम नवाब ने अड़क सिंह रावत के बयान की कड़ी निंदा यहां पर की है और उन्होंने इससे निंदा करते हुए कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और यह सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली टिप्पणी है। सुनिए। जो कांग्रेस के नेता अड़क सिंह रावत जी ने सिख समाज के अपमान में जो शब्दों का प्रयोग किया है वो निंदनीय है और माफी के लायक नहीं है। पूरी कांग्रेस कटघरे में है, क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी अड़क सिंह रावत को दी है और विश्वास के तहत दी गई है। अड़क सिंह रावत पर विश्वास कांग्रेस का है। पूर्व में कई मामलों में अड़क सिंह रावत चर्चा का विषय बने रहे हैं और उत्तराखंड के लिए घातक साबित हुए हैं। उनकी कार्यशैली, उनकी मानसिकता जिस तरीके से सिख समाज का अपमान करते हुए दिखी है वह माफी के लायक नहीं है। उनको तुरंत कांग्रेस ने बर्खास्त करना चाहिए। उनकी कार्यशैली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको बर्खास्त किया था।
और बर्खास्त ऐसा वैसा नहीं किया था, उन्हें पार्टी से निकाला गया था, क्योंकि उनकी कार्यशैली उत्तराखंड के हित में नहीं है, उत्तराखंड को कलंकित किया है। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, आप बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। अगली खबर जो है वो देहरादून से है, जहां सिख समाज पर की गई गलत टिप्पणी को लेकर प्रदेश में विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि हरक सिंह रावत ने हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सर झुकाकर अपनी गलती का पश्चाताप किया, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेता अब भी अपनी तरफ से माफी मांगने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता बलजीत सैनी ने कहा कि हरक सिंह रावत का पश्चाताप ये दिखाता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है और अब इस पर और ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे हरक सिंह रावत की गलतियों को राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के बोल का प्रयोग करा और वो सिख गुरुओं की शरण में हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब पांवटा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश निभाने के लिए पहुंचे, मैं समझता हूं कि अगर उस व्यक्ति को इस बात का पश्चाताप हो गया है तो इसमें आगे अब कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस के नेताओं से यह भी कहना चाहता हूं कि आप इस पर क्यों राजनीति करने का श्रेय ले रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अगर गलती करी है और उस व्यक्ति ने जाकर के माफ़ी मांग ली या उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ या उसे पश्चाताप है, तो बाकी सारे कांग्रेस के नेता इस बात का श्रेय लेने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं जूते साफ करने जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं लंगर की सेवा करूंगा। आज से पहले भी कांग्रेस के लोगों से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उस समय तो सब नेताओं ने जाकर के माफी नहीं मांगी। सिर्फ राजनीति में और खबरों में बनने के लिए कांग्रेस के नेता इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी जनता है, इन ढकोसलों को बहुत अच्छे से समझती है। खबर देहरादून से है, जहां वकीलों का धरना प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हो गया। इस प्रदर्शन के दौरान ये आपको बता दें, गृह सचिव शैलेश बघेली धरने स्थल पर पहुंचे और वकीलों से बातचीत की है। जिला जज प्रेम सिंह खिलाम ने भी वकीलों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। प्रशासन ने वकीलों को लिखित आश्वासन देने के बाद धरना स्थगित कर दिया गया है। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी से 2 वकीलों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें आपको बता दें कि आराधना चतुर्वेदी और ललित भंडारी शामिल हैं। इन इस्तीफे को लेकर वकीलों के बीच गहरी निराशा थी, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। वकीलों का यह धरना लंबे समय से चल रहा था, जिसमें प्रशासन से विभिन्न मुद्दों पर समाधान की मांग की जा रही थी। प्रशासन ने वकीलों के मुद्दों को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने का वादा भी यहां पर किया है। खबर डोईवाला से है, जहां विधायक बृजभूषण गैरोला ने धुंधली सड़क चौड़ीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को इस सड़क के चौड़ीकरण का लंबे समय से इंतजार था, जो अब पूरा हो चला। सड़क चौड़ीकरण से यहां आवागमन में आसानी होगी और दुर्घटनाओं पर रोक भी लगेगी। ये चौड़ीकरण कार्य लोक निर्माण विभाग डोईवाला द्वारा किया जा रहा है, जो 6.3 किलोमीटर लंबा होगा और इसके लिए 13 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत लगेगी। क्षेत्रीय नेताओं जैसे करण बोहरा, प्रधान नागल मुंदनवाला और अंजू देवी ने इस पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक बृजभूषण गैरोला का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास तेज गति से हो रहा है। लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अधिशासी अभियंता BL द्विवेदी ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। आज विधायक जी ने बहुत अच्छा वो करा है हमारे लिए, क्योंकि हम इसे बहुत दिन से हमें इसका इंतजार था, क्योंकि इसमें उमेद भाई और जी करण भाई जी बहुत संघर्ष करा इन्होंने, ये लगे रहे। उमेद भाई जी का बहुत योगदान है इसके अंदर, लगे रहे वो, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमने इस पे धरना भी दिया, बच्चों का एक्सीडेंट भी हुआ, बहुत चोटें खाई, बड़ों का भी चोटें खाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आज हमें सफलता मिली, क्योंकि ये रोड चौड़ा होगा तो हमें पूरे चारों ग्राम सभाओं को खुशी है। दुधली क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और इस सड़क की मांग बहुत लंबे समय से, चौड़ीकरण की मांग बहुत लंबे समय से ये क्षेत्रवासी लगातार करते आ रहे थे। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि क्षेत्र में बहुत बड़ा ट्रैफिक चलता है, काफी ट्रैफिक चलता है और इसमें कई बार एक्सीडेंट हो गए, कई दुर्घटना में कईयों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री
आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन ये घोषणा के बाद उस पर अमल नहीं हो पाया था। फिर जब हमारी नई सरकार बनी तो क्षेत्र की जनता की बहुत लगातार इस पे मांग थी कि सड़क का निर्माण बहुत जल्दी होना चाहिए। ये सड़क 6.3 किलोमीटर की है और 1306 करोड़ की योजना है। इसमें अभी ये जो वर्तमान चौड़ाई है इसकी 3 मीटर 75 है, 3.75 मीटर है। उसमें इसको अभी हमें 7 मीटर जो है ब्लैक टॉप करना है, तो पूरी लंबाई में 6.3 किलोमीटर में, और ये 9 माह में हम पूरा कर लेंगे। आज से इसका शुभारंभ हो गया है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी सन 2020 में। और प्रथम चरण और बाधा रहित ROW हमें उपलब्ध हो गई। हमने सारे अतिक्रमण हटा लिए हैं, किसी भी तरह का कोई अब इसमें बाधा नहीं है और आज से प्रारंभ हो गया। आज के 9 महीने में हम इसको जो है परियोजना को पूरी करके जनता को समर्पित कर देंगे। देखिए, ये डोईवाला दूधली मार्ग ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसमें सिर्फ ये आसपास की 4-5 ग्राम सभाएं नहीं है, अपितु पूरा मारखम ग्रांट, डोईवाला और जो बाईपास होकर के जो ट्रैफिक से बचने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, उनको सबको इसका लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और अपने सम्मानित विधायक ब्रजभूषण गैरोली जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस सड़क की स्वीकृति के लिए अपनी जो सहमति दी और इस काम को किया। ये हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है और ये अपने दिखाई देने लगा है। उनका बहुत बहुत। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद देहरादून में सुरक्षा को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। देर रात तक चले इस अभियान में सभी प्रमुख चेकपोस्ट, भीड़भाड़ वाले इलाकों और आंतरिक मार्गों पर वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और BDS टीम की मदद से रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और मॉल में सर्च ऑपरेशन किया। आपको बता दें, कुल 4,902 वाहनों और 7,797 व्यक्तियों की चेकिंग जो है वो की गई है और संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है। नियम उल्लंघन पर तत्काल चालान जारी किए गए हैं और कड़ी कार्रवाई भी की गई है। नागरिकों से सतर्क रहने का भी आग्रह यहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। तो मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में मंदिरों की तरह CCTV कैमरे लगाए जाने की मांग, जो अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। उनका कहना है कि सुरक्षा मानकों में किसी धार्मिक स्थल को अलग नहीं रखा जाना चाहिए। हरिद्वार के महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश ने सांसद की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि CCTV सुरक्षा की दृष्टि से ये अनिवार्य है। उन्होंने सभी धर्म गुरुओं और राज्य से अपील की है कि किसी भी धार्मिक स्थलों पर बिना भेदभाव CCTV लगवाए जाएं, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई और पुलिस जांच में मदद मिल सके। रामायण काल के सुप्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने राम का चरित्र निभाया और मेरठ से लोकसभा के सांसद अरुण गोविल जी की जो चिंता है वो इस देश की सुरक्षात्मक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और पूरे देश में उन्होंने जो एक सवाल किया है कि सभी धार्मिक संस्थाओं में कैमरे लगे हुए हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं। तो मस्जिद है, मदरसा है, पूरे देश के सभी स्थानों में CCTV कैमरे लगने चाहिए और ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर CCTV कैमरे होने चाहिए। हम देखते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ और उससे पूर्व भी अनेकों आतंकियों के तार मदरसों से और मस्जिदों से जुड़े होते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पर CCTV कैमरे हो तो देश की जो खुफिया विभाग है उसको बहुत सहायता। खबर हल्द्वानी से है, जहां मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर नैनीताल के डीएम ने सभी DFOs को निर्देश दिए हैं। बढ़ते संघर्ष को देखते हुए डीएम ने सोलर फेंसिंग की मरम्मत और रखरखाव के लिए कदम उठाने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने जंगल से सटे गांवों और इलाकों में वन विभाग की गश्त बढ़ाने का आदेश भी जारी किया ताकि ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। डीएम ने कहा कि यदि किसी इलाके में लेपर्ड या अन्य जंगली जानवरों का मूवमेंट हो तो स्कूलों की समस्याओं की सराहनी में बदलाव किया जाए और शिक्षा अधिकारियों को इसे लागू करने का निर्देश भी दिया गया। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे जंगल समिति इलाके में अकेले आवागमन से बचें। आज जनपद में जितने भी हमारे प्रभागीय वनाधिकारी हैं
उनसे मानव वन्य जीव संघर्ष के मुद्दे पर बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो उसमें मुख्यतः जो हमारी सोलर फेंसिंग है, वो जहाँ जहाँ उनका रखरखाव ठीक नहीं है उन्हें सुचारू करने को कहा गया है। जहाँ पर ऐसे जो वन क्षेत्रों से निकट वाली आबादी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया है। हनी बी फेंसिंग भी कुछ क्षेत्रों में इन्होंने उसको पायलट तौर पर किया है। कुछ एरियाज़ में जो 3 टियर बुशेज बफर की जो बाड़ होती है, तो आवश्यकता अनुसार जहाँ पर जो उपयोगी मॉडल हो, जहाँ पर हाथीरोधी दीवार बनानी हो, इन सब मुद्दों पर विचार। तो खबर देहरादून से है, जहां नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन बेकाबू होते जा रहा है। महिला पुलिसकर्मियों और नर्सिंग स्टाफ के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की देखने को मिली। महिला कर्मचारी से धक्का मुक्की के बाद विवाद और भी बढ़ता चला गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में थप्पड़ चले और माहौल गर्माता गया। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हालात काबू करने की कोशिशें जो है यहां पर की गई। विकासनगर क्षेत्र के चक्राता त्रिउड़ी तहसील अंतर्गत भूट गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां राजकीय हाई स्कूल के एक कमरे में 3 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तीनों युवक कमरे के अंदर मृत मिले। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और कमरे की खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। कमरे में एलपीजी गैस की तेज गंध मौजूद थी, जिससे गैस लीकेज की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मृतकों की पहचान प्रकाश, संजय और संदीप के रूप में हुई है। तीनों युवकों का भूट गांव में राजमिस्त्री का काम करते हुए रहना बताया जा रहा था। सूचना पर राजस्व पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, जहां तीनों युवक अचेत अवस्था में मिले और जांच में मौत की पुष्टि हुई है। कमरे में रखा गैस सिलेंडर पूरी तरीके से खाली मिला है, जिसे कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।